Thank you so much. Moving ahead with the program, I now request to Raj Yogini B.K. Leena Didi ji, Director of Brahma Kumaris Bhubaneswar Subzone, to address the gathering with welcome speech and short introduction of Brahma Kumaris. So let me give a brief introduction of respected Leena Didi ji. She is the administrative head of Bhubaneswar Subzone of Brahma Kumaris since the year 2002. Under her supervision, more than 100 centers are operating in the service of imparting spiritual knowledge for uplifting humanitarian and societal values among all. She was initiated to Brahma Kumaris since the age of 7 and dedicated her life to the divine cause since 1987. She has given numerous spiritual lectures, seminars, and training in various platforms worldwide and has governed many accolades to her credit, such as the Global Certificate of Excellence in the Field of Social Work and Peace 2010 by Global Cooperation Society International, a Seoul-based NGO, Nagar Bandhu Samman for her contribution to make the city clean and green, an award sponsored by Bhubaneswar Municipal Corporation. Mr. Naveen Patnaik, Chief Minister Odisha, honored her with this award since in 2010, 2011 and 2012. Award Khola Katha Recognition of Excellence in the Field of Social Work and Peace been given by Khola Katha. TOS Odisha Region India awarded her with Annie Besant Social Service Award on International Women's Day in 2017. So without further delay, I request Didi ji to take over to give a brief introduction about Brahma Kumaris. Over to you, Didi ji. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम कल्याणकारी, परम सद्गुरु, हम सबके परम पिता परमात्मा शिव बाबा और शिव बाबा के सभी अमृत रत्न, आज का ये सुंदर मंच जिसमें दूर कलकत्ता से हमारी पद्मा दीदी जी, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पद्मा दीदी जी उपस्थित हैं, मोनिका बहन दिल्ली से उपस्थित हैं, संतोष महंती भाई जी उपस्थित हैं, गुलाब दीदी जो पटिया सेंटर इंचार्ज आज की ऑर्गेनाइज़र प्रोग्राम की उपस्थित हैं, और हमारी मंच संचालिका बहन, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों। आज एक बहुत सुंदर पवित्र दिवस है। एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, अवेकनिंग इनर रेजिलियंस, और इसका आयोजक जो है वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और ब्रह्मा कुमारी इसका एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसमें जैसे बहन ने बताया हमारे 21 विंग्स हैं अलग अलग सोसाइटी की सेवा करने के लिए, हर प्रकार के लोगों का, हर वॉक ऑफ लाइफ को कनेक्ट करके 21 विंग बनाए गए हैं। उसमें से एक विंग है ये IT विंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग। तो इस विंग के तहत जो इससे कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए एक सेमिनार बनाया है, अवेकनिंग इनर रेजिलियंस। बेसिकली ब्रह्मा कुमारी यही काम करती है कि हम सबके इनर रेजिलियंस को कैसे अवेकन किया जाए, किस प्रकार से सारा मैकेनिज़्म काम करता है, उसके बारे में लोगों को बताना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1936 में हैदराबाद सिंध में हुआ था, अनडिवाइडेड भारत में, जिसको उस समय ओम मंडली के नाम से लोग जानते थे, क्योंकि बेसिकली शुरू में यहाँ ओम ध्वनि ही उच्चारण करते थे और
इसलिए उसका नाम ओम मंडली रखा गया था। 1950 में ओम मंडली शिफ्ट हुई माउंट आबू की पहाड़ियों में, और 51 में इसका नाम रखा गया। दी दिन प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये एक बेसिकली स्पिरिचुअल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां आध्यात्मिकता को शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाता है। मैं देख रही थी, बहुत लोगों से बातचीत भी होती है और बहुत लोगों के ओपिनियंस, आजकल कहा ना सब कुछ तो मुट्ठी में है, तो देखने सुनने को मिलता है। तो लोगों को एक ग्रीफ है अंदर, वो ये कि एजुकेशन में से स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज़ को निकाल दिया है ना। इसीलिए शायद परमात्मा ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सबके लिए बनाया है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां आध्यात्मिकता को पढ़ाई की तरह पढ़ाया जाता है। यहाँ जब भाई बहनें नए करके आते हैं तो एक 7 दिन का कोर्स होता है जिसमें 7 लेसन्स होते हैं, और वो 7 लेसन्स आर लाइक अल्फ़ाबेट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और उसको पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद आप रेगुलर क्लास में आते हैं, क्योंकि जब तक जीना है वैल्यूज़ की ज़रूरत हमेशा पड़ती है कि नहीं। लाइफ की हर बात में, हर परिस्थिति में वैल्यूज़ हमारे बहुत बड़े सपोर्टर होते हैं। नहीं तो लोगों को आजकल स्ट्रेस हो जाता है ना। स्ट्रेस बेसिकली क्या है, आज के टॉपिक में जो इनर रेजिलियंस लिया गया है ना, इनर रेजिलियंस की कमी ही स्ट्रेस ले आती है। कैसे आप देखें, बाहर क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग कहते हैं ना ये परिस्थिति है, वो परिस्थिति है जिससे हम टूट गए हैं, जिससे हमको टेंशन आता है, स्ट्रेस हो गया है, डिप्रेशन हो गया है। एक्चुअली बाहर की परिस्थिति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका इनर रेजिलियंस। अगर आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग हैं तो आपका ये स्ट्रेंथ आपको किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देगा, है ना। जैसे छोटा सा एग्जांपल, एक्चुअली बेसिकली स्ट्रेस क्या है कि आपका स्ट्रेस को बाहर का स्ट्रेस और आपके हैंडल करने की कैपेसिटी, है ना। अगर आपकी स्ट्रेस को हैंडल करने की इनर रेजिलियंस अगर स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, तो बाहर का स्ट्रेस आपको कुछ नहीं कर सकता है। देखिए तार है ना, ये देखो, मैंने इसको ऐसे हाथ लगाया नहीं कि ये क्या हो गया, ये टेढ़ा हो गया है ना, स्ट्रेस में आ गया है, पोजीशन चेंज कर दिया। लेकिन इसको देखो, यहाँ पे मैं कितना जोर लगा रही हूँ लेकिन ये टेढ़ा ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें टेंशन नहीं आ रहा है। कारण क्या है, इसका इनर स्ट्रेंथ पावरफुल है। तो आज के मनुष्य में वो जो रेजिलियंस होना चाहिए, वो जो स्ट्रेंथ है वो नहीं है। और वो स्ट्रेंथ ऐसा नहीं कि एक गिलास पानी के साथ आपने पी लिया और आ जाएगा, नहीं, वो एक लाइफस्टाइल में आपको डालना पड़ेगा। एक रेगुलर एजुकेशन चाहिए, उसके लिए रेगुलर स्टडीज़ चाहिए। तो उसके लिए ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतने सारे ब्रांचेस हैं, और वहाँ पे यही एजुकेशन दिया जाता है कि हम अपना इनर रेजिलियंस को कैसे जागृत करें, जिससे बाहर की परिस्थितियां हम पे हावी नहीं होंगी, बल्कि हम दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं। तो जो पढ़ाई है, यहाँ का पहला लेसन है सेल्फ रियलाइजेशन। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को नहीं जानते हैं। क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते हैं तो हमें अपने स्ट्रेंथ का भी नहीं पता है। जब स्ट्रेंथ का नहीं पता है तो बाहर से जो भी परिस्थितियाँ आती हैं वो हमें हिला देती हैं। तो यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो रेगुलर स्टडीज़ हैं, जो रोज़ रोज़ पढ़ाया जाता है, वो कहीं ना कहीं यही पढ़ाया जाता है कि आप एक पवित्र आत्मा हैं, शुद्ध आत्मा हैं, और आपके अंदर ही सब शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों को किन किन परिस्थितियों में कैसे यूज़ करना है ताकि आप एक अच्छा जीवन जी सकें, क्वालिटी लाइफ जी सकें, उसके बारे में पढ़ाई जाती है। ये सारा मैकेनिज़्म काम कैसे करता है, क्या है ये इनर रेजिलियंस जिसको हमें अवेकन करना है। बहुत सुंदर रीति रे
इसको अब हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं क्या चीज़ है ये, है ना, इनर स्ट्रेंथ क्या है। बहुत लोग इसे एक चेतना कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, है ना, जिसको शायद जिस तक हम नहीं पहुंचते हैं, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे काम करते हैं और अपने इन्हीं सुपरफिशियल पावर्स को ही हम पावर समझते हैं। लेकिन हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, भीतरी शक्ति, वो बहुत ज़्यादा है। जब वो काम करने लगता है तो हर इम्पॉसिबल चीज़ क्या बोलता है कि आई एम पॉसिबल। तो ये स्ट्रेंथ दिया जाता है, ये पढ़ाई जाती है। मैं छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को कैसे अवेकन कर सकते हैं। जब हर रोज़ पढ़ाई में कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ आपको अंदर जाती रहती है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो जो अंदर बैठा जो आपका जिन है, आपकी जो शक्ति है, एक पावरफुल जिन है, जब वो जागृत हो जाता है तो आप किसी भी परिस्थिति में टूटते नहीं हैं, आप परिस्थिति पे जीत पाने लगते हैं। कैसे ये सारा मैकेनिज्म काम करता है? आपने वो एक छोटी सी चिड़िया वाली कहानी सुनी है जिसने जंगल की आग बुझाई थी? सबने सुना होगा, फिर भी मैं रिपीट करती हूँ। एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया थी और वो चिड़िया जंगल में बहुत ज़ोर से आग लग गई। आग को देख करके सब जो जंगली जानवर थे अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे थे। कुछ लोग तो जंगल से पलायन कर रहे थे, कुछ लोग खड़े खड़े गॉसिप कर रहे थे, कुछ लोग जैसे तमाशा बना रहे थे इस बात का। लेकिन जंगल में कौन था? एक छोटी सी चिड़िया थी, है ना। उसने जब देखा जंगल में आग लगी है तो क्या ढूंढने गई होगी? पानी ढूंढने गई, है ना। देखा पास में एक सरोवर है, वहाँ वो उड़ के गई और पानी लाके जंगल की आग बुझाने लगी। अब आप सोचें कि इतनी छोटी सी चिड़िया कितना पानी ला सकती है जंगल का आग बुझाने के लिए? कैसे लाएगी? चोंच में लेके आएगी, कितना ला सकती है? 1-2 बूंद मैक्सिमम। और वो लाके डाल के फिर फुर करके उड़ के गई एक बार फिर और पानी लेके आने के लिए। और ये क्रम चल रहा था। तब हाथियों का एक झुंड उसी सरोवर में स्नान करने आया। सारा वाक्य एक एक आप याद रखें ना, विजुअलाइज करते रहें, देखना ये सारा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो उन हाथियों की भीड़ में एक छोटा हाथी भी था, बेबी एलिफेंट था। तो उसने नोटिस किया कि ये चिड़िया दीदी क्या कर रही है, पानी लेके जा रही है, आ रही है। तो उसने पूछा, चिड़िया दीदी आप क्या कर रहे हो? चिड़िया ने कुछ नहीं कहा। बोलो क्यों नहीं कुछ कहा? उसके चोंच में पानी था। गई पानी डाल के वापस आई, कहा हाथी भैया तुम्हें पता है जंगल में आग लगी है और मैं आग को बुझाने के लिए पानी लेके जा रही हूँ। फिर उसने चोंच भरा, उड़ने लगी पानी लेकर के। तब वो बेबी एलिफेंट को बहुत ज़ोर से हंसी आई, ज़ोर से हंसने लग गया। कहा चिड़िया दीदी तुम क्या समझती हो, तुम्हारे पानी डालने से जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? पानी था चोंच में। जब डाल के आई तो उसने कहा, हाथी भैया मुझे ये नहीं पता कि मेरे पानी डालने से जंगल की आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे ये पता है कि जब कभी जंगल की आग बुझने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जंगल की आग लगाने वालों में नहीं आएगा, जंगल की आग को देख के गॉसिप करने वालों में नहीं आएगा, जंगल की आग को देख के पलायन करने वालों में नहीं आएगा। मेरा नाम जंगल की आग बुझाने वालों में आएगा। सुना? और वो पानी भरा, उसने फुर करके उड़ गई।
अब जब ये कन्वर्सेशन चल रहा था बेबी एलिफेंट का चिड़िया के साथ, किसने सुन लिया? हाथियों का जो सरदार था। हाथी लोग कैसे काम करते हैं, उनका एक लीडर ऑफ द एलिफेंट हब जो होता है, तो उसने सरदार हाथी ने सुन लिया कि एक छोटी सी चिड़िया है जो कितनी कंसर्न है कि जंगल में आग लगी है, मुझे आग बुझाना है, तो हम हाथी किस दिन काम में आएंगे। तो उसने सभी हाथियों को बुलाया, चलो हाथी भाई क्या करना है, जंगल में आग बुझाना है। तो सब लोग बाल्टी खरीदने पहले गए होंगे मार्केट में, है कि नहीं? नहीं तो कैसे पानी डालेंगे? हाँ, उनका सूंड था तो सूंड में पानी भरा और 2-3 राउंड में ही जंगल की आग बुझ गई। अब आप बताइए, जंगल की आग किसने बुझाई? चिड़िया ने। पक्का? पक्का जो कहते हैं चिड़िया ने हाथ आग बुझाई, वो जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ लंबा, हाथ डर के क्यों? जो कहते हैं चिड़िया ने ही जंगल की आग बुझाई है, हाथ उठाइए। अच्छा, बाकी लोग जो सोचते नहीं नहीं चिड़िया नहीं और किसी ने, वो लोग हाथ उठाएं जरा। अच्छा, मतलब यही कह रहे हैं कि जंगल की आग सचमुच चिड़िया ने ही बुझाई थी। लेकिन चिड़िया ने कैसे बुझाई? अब इतनी छोटी सी चिड़िया इतने बड़े जंगल की आग कैसे बुझा सकती है? ये आपकी टॉपिक से कनेक्टेड है। वो चिड़िया ने शायद सेमिनार अटेंड किया हुआ था, है ना? तो इसलिए उसने जंगल की आग बुझा दी। कैसे बुझाया? सारा मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है वो देखिए। जब चिड़िया ने ये दृढ़ संकल्प किया कि मुझे जंगल की आग को बुझाना है, तो एक मैकेनिज्म वहाँ काम करने लग गया। कौन सा मैकेनिज्म? दूसरी कहानी सुनाती हूँ। आपने वो अलाउद्दीन के जादुई चिराग वाली कहानी सुनी है? अलाउद्दीन को एक लैंप मिला, जब उसने लैंप को झाड़ने के लिए रब किया तो कौन निकला? उसमें से जिन्नी निकला, और जिन्नी ने क्या कहा? योर विश इज़ माई कमांड, है ना? जो आप कहोगे मैं वो करूँगा, आपका हुक्म मेरे सिर माथे, तो योर कमांड, योर विश इज़ माई कमांड। तो कहा ठीक है भाई। तो उसने कहा खाने को ले आओ, ला दिया, पीने को कुछ चाहिए, ला दिया, रहने को घर चाहिए, ला दिया, यहाँ से वहाँ ले जाओ। तो वो कैसे काम करता था? चुटकियों में। एक्चुअली वही मैकेनिज़्म यहाँ काम करता है। क्या काम करता है? जब आप किसी चीज़ को कर लेने की ठान लेते हैं, एक ही दिशा में आपका मन काम करता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं उसको, वो काम करने लगता है ना। तो वो जो रब में क्या होता है, आपका कॉन्शियस माइंड जब एक ही बात में फोकस्ड है, मुझे ये करना है आप, और उसको दिल से सोचते हैं, कर ही लेना है, तो उस समय कौन इग्नाइट हो जाता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो एक जिन्नी की तरह है। और वो सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसका कनेक्शन सोल ऑफ द यूनिवर्स के साथ होता है। और ये जो कनेक्टिविटी है सोल ऑफ द यूनिवर्स के साथ की जो कनेक्टिविटी है, उसमें कोई टेंस नहीं होता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, टाइम किसी भी डायमेंशन में, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है और वो काम कर लेता है। यहाँ देखो वही सब कुछ हुआ। जैसे ही चिड़िया ने ये दृढ़ प्रतिज्ञा किया, ये सोच लिया मन में कि मुझे जंगल की आग बुझाना ही है, भले वो लेके क्या जा रही थी, प्रैक्टिकली एक बूंद पानी लेके जा रही थी, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प ने, उसके कॉन्शियस माइंड का जो सोच ने क्या किया, उसके सबकॉन्शियस माइंड को इग्नाइट किया। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने सोल ऑफ द यूनिवर्स के साथ बातचीत की, जिसका नतीजा क्या हुआ? सोल ऑफ यूनिवर्स ने हाथियों को भेजा कहाँ? सरोवर में। उसको दिखाया तो मिस सरोवर में जाओ, वो वहाँ से पानी लेने गई। वहाँ हाथियों का झुंड भेजा। झुंड के साथ किसको भेजा? जो उसके साथ कम्युनिकेट कर सके, बेबी एलिफेंट को भेजा। उतना ही नहीं, जब वो दोनों कन्वर्सेशन कर रहे थे, तभी लीडर ऑफ द एलिफेंट हब था, जो वो आकर के वहाँ पहुँच गया, और हर्ड जो था उसने आके सुन लिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। उसके मन में भी परिवर्तन आया, उसने उस काम को किया। तो ये सारा जितना जो काम हुआ कहाँ से शुरू हुआ? चिड़िया के सोचते। जब चिड़िया का वो इनर क्या कहते हैं, इनर रेजिलियंस जब अवेकन हुआ,
तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि उसने सारे यूनिवर्स में जाके एक हलचल मचाई जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आया उसके काम को कर देने के लिए। तो ऐसे ही जब हम अपने आत्म अभिमानी स्थिति में जाके पहुंचते हैं, स्वमान में जाके पहुंचते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, और वो जागृति जब आती है हमारे कॉन्शियस माइंड में, और उस कॉन्शियस माइंड की जागृति जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है, तो ये एक पूरा मैकेनिज़्म बनता है जो सब चीज़ों को बहुत पॉजिटिव करता है हमारे लिए और हमें एम्पावर कर देता है किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रोज़ रोज़ जो ज्ञान योग सिखाया जाता है, हम संगठन में आके बैठते हैं, पहले तो यहाँ मेडिटेशन करते हैं, माना मन शांत हो गया, कोरा कागज प्लेन स्लेट हो गया। फिर उसके बाद जो यहाँ पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, हम उसको मन में लेके आते हैं। क्या सिखाया जाता है? मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसका मतलब मैं किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए सशक्त हूँ और मुझे एक महान कर्तव्य दिया गया। एक्चुअली हमारी दादी जानकी जी, पहला फ़ोटो यहाँ से देखें आप, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही हैं, 3rd एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, दादी जानकी जी, जिन्होंने 104 साल की आयु में शरीर छोड़ा और तब तक वो बहुत ही एक्टिव भी थे, बहुत मेंटल पावर उनका बहुत पावरफुल। उन्हें वर्ल्ड की मोस्ट स्टेबल लेडी ऑन द अर्थ ने क्या कहते वो अवार्ड मिला, टाइटल मिला, डेल्टा लेडी का टाइटल मिला। वो हमेशा स्थिर मस्तिष्क रहती थी। वो हमेशा ओम शांति 3 बार, वहीं से ही रिवाज चला है ओम शांति को 3 बार कहने का, और वो उन्होंने उसको एक बहुत सुंदर रीति से इंटरप्रेट किया कि जब ये 3 बार ओम शांति करते हैं तो हम उस समय क्या सोचें। पहली ओम शांति में सोचें कि मैं कौन, दूसरी ओम शांति में सोचें कि मेरा कौन, और तीसरी ओम शांति में सोचें कि मैं कहाँ हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, वाई आई एम हियर, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, ये मैं तीसरी ओम शांति में सोचूं। तो जब आप पहली ओम शांति में ये जानते हैं कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, और दूसरी ओम शांति में जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मेरा कौन है, तो इस संसार के जो रचयिता हैं, इतने बड़े ब्रह्मांड के जो क्रिएटर हैं, परमपिता परमात्मा, वो मेरे पिता हैं, मेरा उनसे कनेक्शन है, वही मेरे हैं। सुना, मैं उनकी हूँ, वो मेरे हैं, बाकी तो सब ठीक है, अपने हैं सब कारोबार करने के लिए, इसी जीवन के लिए, लेकिन जो मेरा इटर्नल रिश्ता है वो किसके साथ है? परमात्मा के साथ, सर्वशक्तिवान के साथ, भगवान के साथ। और इस जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है? मुझे इस जीवन से इस विश्व को कुछ पॉजिटिव देना है। जितनी मेरी सामर्थ्य है और जितना परमात्मा से मैं सामर्थ्य ले सकती हूँ, उन सबको मिला करके मुझे इस विश्व के लिए कुछ अच्छा करना है। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। एक परिवर्तन का समय है, विश्व को पॉजिटिव चेंज लेके आना है, तो इसमें मेरा कोई योगदान हो, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो हमारे यहाँ पढ़ाई का यही उद्देश्य है कि हम पहले खुद को जानें। जब खुद को जानोगे तो खुदा को जान सकोगे। हमने खुद को यही समझ रखा है ना, मैं ये शरीर हूँ, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये सिखाया जाता है कि आप ये शरीर नहीं है, ये तो एक व्हीकल, एक गाड़ी है, एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसको चलाने वाली शक्ति आत्मा आप हैं, बहुत पावरफुल। वैसे हम सोचते हैं कि इस बॉडी को चलाने वाला ब्रेन है, लेकिन ब्रेन तो एक कंप्यूटर की तरह है ना। कंप्यूटर को चलाने वाला
तो कोई ऑपरेटर चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए। वैसे इस कंप्यूटर को चलाने वाली शक्ति कौन है? मैं आत्मा हूँ। जब तक मैं हूँ तो ये सब कुछ काम करता है। जिस दिन मैं निकल गई, बॉडी में ब्रेन रहता है कि नहीं रहता है? डेड बॉडी में ब्रेन रहता है, डेड बॉडी में ब्रेन रहता है ना? लेकिन वो काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता? ऑपरेटर नहीं है। हाँ, तो मैं वो ऑपरेटर हूँ जो ब्रेन के माध्यम से सारे बॉडी पे कमांड करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ। मैं ही आँखों से देखती हूँ। अगर मैं नहीं हूँ, आँखें खुली भी होंगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा, देखने वाला ही नहीं कोई होगा। कान खुले होंगे, कुछ सुनाई नहीं देगा। मुख नहीं बोल सकता है, हाथ पाँव काम नहीं कर सकते। मैं हूँ तो ये सब कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मैं वो कमांडर आत्मा हूँ। और परमात्मा कौन है? सर्वशक्तिवान है, इस सृष्टि के रचयिता हैं। वो हम सब आत्माओं के भी रचयिता हैं। उन्होंने कभी बैठ के बनाया नहीं, क्योंकि हम सभी इटर्नल हैं। एक बहुत सुंदर शब्द है ये, इटर्निटी, इटर्नल। कभी किसी ने हमें बनाया नहीं, कभी हम मर नहीं सकते हैं। नैनम छिद्रति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। हाँ, मैं वो आत्मा हूँ, कटती मरती नहीं है आत्मा, जलती भी नहीं है, अजर अमर अविनाशी है। और वो इटर्नल आत्मा, इटर्नल फादर हमारे हैं परमात्मा। और ये वर्ल्ड ड्रामा भी इटर्नल है, और इसके हम इटर्नल एक्टर भी हैं। खेलते आए हैं, खेल रहे हैं, खेलते रहेंगे। लेकिन खेलते 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 अभी हम भूल भुलैया में आ गए, भूल गए हैं, है ना? बिल्कुल भूल भुलैया में आ गए, अपने आप को ही भूल गए हैं। इसलिए पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं, बात मत पूछो। अभी की दुनिया की हालत क्या है देखो। ये जेनजी, चलो जया जो भी हो, नया टर्म था हमारे लिए सुनने के लिए। अब सोचो, मतलब अब इंसान नहीं, मनुष्य था, मनुष्य जेनजी में आ गया है ना, ये कैटेगरी दे दिया है उसको। और वो क्या कर रहा है? किसी ने एक सुंदर आर्टिकल लिखा था, रास्ते में आते हुए पढ़ती आ रही थी कि क्या हालत है ये, क्या है ये जेनजी। और ये जेनजी नेपाल में ही नहीं है, ये आपके घर में, पड़ोस अड़ोस में, सब जगह है कि नहीं? मैं कह रही थी, हमने हमारी गाड़ी में भी एक जेनजी है। तो मतलब क्या उनकी मानसिक दशा, उनकी स्थिति, और उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कहाँ तक आके हम पहुँच गए हैं। और जो भी है, लेकिन जब तक हम वो इनर रेजिलियंस को नहीं बढ़ाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, तब तक ये जो एक मनुष्य आत्मा जिस स्थिति को आके पहुंच गई है, उससे आगे नहीं बढ़ सकती है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं दबते जा रहे हैं, कहाँ खो रहे हैं पता नहीं। तो ये एक जैसे नहीं समय की मांग है बहुत बहुत ज़ोर शोर से कि हम कहीं ना कहीं अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, एक अपने इनर रेजिलियंस को हम कहीं ना कहीं अवेकन करें। नहीं तो परिस्थितियां ऐसे आने वाली हैं, हम नहीं उसको हैंडल कर पाएंगे, है ना? देखो, परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए कितने सारी चीज़ें, डिजास्टर मैनेजमेंट और क्या क्या सब किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स दिए जा रहे हैं लोगों को। और ऐसे समय आएगा, उस समय हम ऐसे मैनेज करेंगे, वैसे मैनेज करेंगे। लेकिन जब तक मनुष्य आत्मा परिवर्तित नहीं होती है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बनाती है, अपने आप में वो जागृति नहीं लेके आती है, कोई भी परिस्थिति में वो ट्रैप्ड है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन हाथ में ही नहीं है, कैपेसिटी में ही नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहा है। और हालत ये है कि वो जो शायर ने लिखा, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। जब कोई परिस्थिति को हम हैंडल करने लगते हैं, शायद वो परिस्थिति और ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना। हमने देखा रोग बढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए, डॉक्टर्स क्रिएट करने चाहिए, है ना। तो उससे क्या हुआ, आप जितने डॉक्टर्स बढ़ाएं, जितने हॉस्पिटल्स बढ़ाएं, पेशेंट उससे भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो रोगी को ठीक करने के लिए सॉल्यूशन ये नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था या डॉक्टर्स बनाना नहीं था, लेकिन रोग हो ही नहीं,
है ना, क्या कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कहीं ना कहीं वो करने की ज़रूरत है कि हम लोगों को ये शिक्षा दें कि भाई हम बीमारी नहीं पड़े। अपना खान पान, एटीट्यूड, अपना सोना उठना, बिहेवियर, सोचना, सब कुछ हमारा बहुत बदल गया है, जिसके कारण हम रोगी हैं, है ना। डॉक्टर से यही तो कह रहे हैं, आप डॉक्टर से ही पूछ लो, यही कहेंगे कि मोर देन 85% ऑफ आवर डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक डिजीजेस। हम सोचते हैं हम रोगी हैं, इसीलिए हम रोगी हैं। अब अगर ट्रीट करना है तो यहाँ से कुछ करें, ऊपर से करेंगे तो कैसे होगा। इवन आजकल का डॉक्टर क्या कहते हैं, हम ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योर नहीं कर रहे हैं। क्योर करना तो उसके हाथ में है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का एक समाज हो गया है जहाँ अप साइड सब डाउन है। हमारी सोच, हमारा बिहेवियर, हमारा जो भी जितना एजुकेशन है, जो भी है, सब कुछ एक कहीं ना कहीं हमको एक वर्लपूल में डाल करके कहीं अंदर नीचे दबाया ही जा रहा है। तो ऐसे समय में हमें कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस लेके आने की ज़रूरत है, ताकि हम इन सब वर्लपूल से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, और अपने आप को ही नहीं, पूरे समाज को। और यही कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आईटी प्रोफेशन के इतने सारे भाई बहनें आकर के यहाँ पहुँचे हैं बहनों के बुलावे पर, और बहुत आनंद से हम इसके बारे में सोचेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। बहुत एक्सपर्ट हमारी बहनें आई हैं हमारे पास। पद्मा दीदी, मैं उन्हें बहुत बचपन से जानती हूँ, हमारी सखी हैं, और आप बॉम्बे में थे तो हम सब साथ में ही वही थे। आजकल आप कोलकाता में हैं, बीच में आप पोर्ट ब्लेयर भी वहाँ पे जाके, मतलब देश विदेश में कई जगह पे सेवा दे करके आप अभी कलकत्ता में हैं। और मोनिका बहन, ये इनके पूरा परिवार ज्ञान में है और बचपन से ही ये लोग सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर मोहित गुप्ता आपके भाई हैं और बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, आज इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं वो। और मोनिका बहन भी अपने फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा ग्रिप रखा है। दिल्ली से हमारे इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में आए हैं, तो मैं दोनों दीदियों का भी बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे संतोष भाई जी, देखिए हमारे निमंत्रण पे हमारे बीच में आए हैं, और इस कार्यक्रम को आप भी नज़दीक से देखेंगे, आपके व्यूज़ भी हमारे साथ शेयर करेंगे। और स्पेशली हमारी गुलाब दीदी, उनको रहता है कि मैं आईटी विंग का प्रोग्राम साल में एक बार ज़रूर करूं, है ना। और कैसे भी करके पित्तवास भाई कहाँ गए, वो उनका भी बड़ा उमंग उत्साह रहता है, नीचे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और हमारी मधु बहन, सब लोग लगे हैं इस आईटी सेवा के लिए, और आप सभी भाई बहनें भी आके पहुँचे हैं। ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सोचेंगे, और ये जो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ पे, उसको स्प्रेड करेंगे ताकि सबको इसका लाभ हो सके। थैंक यू। ओम शांति। Thank you so much, respected दीदी जी, for sharing the introduction of ब्रह्मा कुमारीज। और बहुत सुंदर कहानियों के द्वारा वो हमें इंस्पायर किए, तो हम जोरदार तालियों के साथ दीदी जी का धन्यवाद करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट सेशन भी अभी हम तुरंत स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है लीडिंग विथ पर्पस बाय सिस्टर मोनिका। तो उसका हम तैयारी करेंगे, उसका सेटअप रेडी करेंगे, और तब तक हम सभी सेट हो जाएंगे। ओके, अभी मैं अनुरोध करूंगी रेस्पेक्टेड लीना दीदी जी को कि हमारे जो आदरणीय चीफ गेस्ट भाई जी हैं, उनको गॉडली गिफ्ट के द्वारा